हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑफ श्रीकार्या। हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी की बुक चैप्टर नंबर 17। उसका हम स्टडी कर रहे हैं वन हमारी जीवन रेखा। तो यहाँ पर हम एज यू नो कि मैं हमेशा अपने वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलती हूँ, हम लोग कंपटीशन के हिसाब से यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, तो हम सिर्फ वही चीजें इसमें पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आने लायक है। ठीक है। और उसके अलावा भी यह टॉपिक आप तभी पढ़ें जब आपके सिलेबस में प्राकृतिक संसाधन मेंशन किया हुआ है। प्राकृतिक संसाधन जो है वो ईवीएस का टॉपिक है, और अगर आप ईवीएस के टॉपिक में प्राकृतिक संसाधन दिया हुआ है, सिर्फ ये भी दिया है कि प्राकृतिक संसाधन, तो भी आपको जल, वन और जो हमारे यहाँ पे कचरा प्रबंधन है, ये सब टॉपिक आपको उसमें पढ़ने हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से शुरुआत होती है कि एक बच्चा है जिससे एक प्रोफेसर वहां से उसमें डिटेल से बात कर रहे हैं। वो इसके साथ ही हम देखेंगे कि प्रोफेसर ने इन्हें सबसे पहले कहा है कि वन जो है वहां पर हरे फेफड़े हमारे कहलाते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर है कि हरे फेफड़े किसको कहते हैं, तो वन को हरे फेफड़े हम लोग कहते हैं। ये चीज यहाँ पर पढ़ने लायक है। फिर उसके बाद बच्चे जो है वो वन भ्रमण पे निकल गए हैं, और इन लोगों ने कई तरह के यहाँ पर जो है जीव उनको देखा है। वन जाते वक्त उनके साथ में एक बच्चा होता है गांव का, और टीबू वो उनके साथ में लग जाता है। वो भी अपने साथ उन बच्चों के संग वन घूमने के लिए निकल जाता है। वन में जाके बच्चे देखते हैं कि किस तरीके से बड़े बड़े पेड़ होते हैं, किस तरीके से वहां पर जीव जंतु रहते हैं, जो कि हमने पिछले क्लास 6 के चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि कितने जीव वहां पर रहते हैं, जैसे गीदड़ है, सेही है, हाथी है। ऐसे जो जीव है वो अधिक सघन वन, यहाँ जहाँ पेड़ों की मात्रा ज्यादा हो जाती है वहां पर ये जीव मिलते हैं। ठीक है। इसके बाद पेड़ों की बात करें तो साल है, टीक, सैमल, शीशम, इस तरीके के कई यहाँ पर पेड़ हैं जो हम वनों के अंदर देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि वृक्ष कौन से होते हैं, जो पेड़ बड़े होते हैं वो वृक्ष कहलाते हैं। झाड़ियां जिनकी ऊंचाई मिनिमम होती है, यानी 5 से 10 मीटर तक होती है, वो कौन सी कहलाती है, झाड़ियां। और शाक जो पौधे, जो छोटे छोटे पौधे होते हैं आपके, वो शाक कहलाते हैं। और घास जो नॉर्मली जमीन से सिर्फ 1 या 2 सेंटीमीटर तक की ऊंचाई पे पाई जाती है, वो आपकी घास यहाँ पर कहलाती है। विसर्पी लताएं कौन सी होती है, जो जमीन पर फैलकर चलती है, वो लताएं आपकी विसर्पी लताएं कहलाती है। आरोही लताएं जिनको चलने के लिए किसी सहारे की आवश्यकता होती है, वो किसी सहारे के ऊपर चढ़कर चलती है, वो आपकी कौन सी लताएं कहलाती है, आरोही लताएं यहाँ पर कहलाती है। वनों से हमें प्लाईवुड, ईंधन, लकड़ी, बक्से, इस तरीके के कई उत्पाद, मसाले, जंतु का चारा, औषधीय पादप, ये सब हमें वनों से यहाँ पर मिलते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से जो है वनों की भूमि उनके अंकुरण, नवोद्भिद और पौधों में विकसित होने के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जो ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ये क्या करते हैं, वन के चारों तरफ एक स्तर यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक स्तर ये लोग बना देते हैं, इसे क्या कहते हैं, वन की परत हम यहाँ पर कह सकते हैं, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया है, वितान यानी कैनोपी नाम दिया है। कैनोपी क्या है कि इस तरीके से जो बड़े वाले पेड़ होते हैं, ये वन के ऊपर एक परत जैसा बना देते हैं। इसे हमने क्या कहा है, इसे कैनोपी हम कहते हैं, जिसे वितान नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरीके से जो अलग अलग पेड़ होते हैं, वो वन के अंदर अलग अलग परत का यहाँ पर निर्माण करते हैं। जो ऊंचे वृक्ष होते हैं, वो शीर्ष परत का यहाँ पर निर्माण करते हैं। जो मीडियम साइज की झाड़ियां होती है, वो बीच में मध्यम परत का निर्माण करती है। और जो घास होती है, वो सबसे निचली परत का निर्माण करती है, शाख यहाँ पर बनाती है। तो इस तरीके से विभिन्न परतें यहाँ पर पेड़ों में पाई जाती हैं। तो ये देख सकते हैं कि ये जो सबसे ऊपरी परत है, जिसे हमने वितान यानी कैनोपी इससे कहा है, ये यहाँ पर बड़े पेड़ का निर्माण कर रहे हैं। अधोतल का निर्माण कौन करे, कि मीडियम साइज के जो झाड़ी वाले पेड़ हैं, वो यहाँ पर अधोतल का निर्माण कर रहे हैं। और तीसरी परत कौन सी है, यहाँ पर घास वाली है, जो कि सबसे निचले स्तर का यहाँ पर निर्माण करती है। इसके बाद भूमि की सतह जो है, वो इस तरीके से पत्तों से ढक जाने के कारण उसमें क्या होती है, ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। पृथ्वी में ह्यूमस की मात्रा यहाँ पर बढ़ जाती है।
और इसके अलावा यहाँ पर ये जो इस तरीके की आवरण पृथ्वी की सतह पर ढका रहता है, वो बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े और इन जीवों का रहने का निवास स्थान भी बन जाता है। यहाँ पर खाद्य श्रृंखला की बात की है। खाद्य श्रृंखला क्या होती है? जैसे कि घास को किसने खाया? कीट ने। कीट को किसने खाया? मेंढक ने। मेंढक को कौन खा गया? सर्प। और सर्प को कौन खा गया? गरुड़। तो यहाँ पर ये जो श्रृंखला है आपकी, ये क्या कहलाती है? खाद्य श्रृंखला कहलाती है। इसमें यहाँ पर जो कीट है आपका, वो आपका क्या कहलाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाएगा, द्वितीय, तृतीय, और ये जो श्रृंखला का गरुड़ है वो क्या है? अंतिम उपभोक्ता कहलाता है। ये यहाँ पर खाद्य श्रृंखला में एक याद रखने वाली बात यहाँ पर है, जिसे हम आगे की क्लासेस में जाके डिटेल से यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये यहाँ पर एक डायग्राम दिया है जिसमें बताया है कि क्या क्या होता है पेड़ों में। ये देखिए आप, सबसे ऊपरी स्तर जिसे क्या कहा है हमने? कैनोपी कहा है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है ये। ठीक है, इसमें क्या जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग देते हैं और ऑक्सीजन यहाँ पर छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो यहाँ पर नीचे हम देखेंगे कि ये जो अपघटक है, अपघटक क्या होते हैं कि ये जो पृथ्वी की सतह है, इस पर सड़ी गली ये जो पत्तियां होती है, इसको अपघटित कर कर ह्यूमस का निर्माण करते हैं, और ह्यूमस के कारण इस जमीन का जो उपजाऊपन है वो बढ़ जाता है, और जो जमीन को है वो पोषक तत्व मिलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो मृदा है ये पेड़ों की जड़ों की वजह से क्या है? बंधी हुई है। इससे क्या होता है कि मृदा का अपरदन नहीं होता है, और यहाँ से इसके द्वारा जल का भी संरक्षण होता है। यहाँ पर देखिए कि ह्यूमस का हमने बात की है कि मृत पादपों और जंतु ऊतकों को ये लोग खा जाते हैं और उन्हें गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं ह्यूमस कहते हैं। यहाँ पर पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले जो सूक्ष्म जीव है वो क्या कहलाते हैं? अपघटक यहाँ पर कहलाते हैं। ये जो अपघटक है वो पृथ्वी में ह्यूमस की मात्रा बढ़ा देते हैं और भूमि का उपजाऊपन भी बढ़ा देते हैं, क्योंकि वायुमंडल से ये लोग, ये जो पेड़ है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन यानी प्राण वायु हमें देते हैं, इसलिए वनों को हरे फेफड़े कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये यहाँ पर एक जो ऑक्सीजन का कहेंगे या फिर वायुमंडल का एक चक्र जिसे हम कह सकते हैं कि पादपों ने क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया, उसे ऑक्सीजन में रिलीज किया, ऑक्सीजन जंतुओं तक पहुंची और जंतुओं ने वापस कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला। तो ये इस तरीके से एक चक्र का यहाँ पर निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हम लोग 6th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जंतु किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं वनों में, ये हम इसमें पढ़ सकते हैं। वन क्या है? वन एक गतिक सजीव इकाई है। वन क्या है? वन एक गतिक सजीव इकाई है। ये चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे कि जो वन गतिक सजीव इकाई है, इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन। वाष्पोत्सर्जन और वाष्पन यहाँ पर किस प्रकार से होता है कि जो वर्षा का जल है जब तीव्र गति से यहाँ पर इसके अंदर आता है, तो वर्षा का जल तीव्र गति से इसके अंदर आता है, तो हम देखेंगे कि ये जो सबसे ऊपरी परत है ये इसकी तीव्र गति को क्या कर देती है? कम कर देती है, वर्षा के जल की गति को कम कर देती है। फिर उसके बाद जब ये दूसरी सतह पर आता है, जिसे हम क्या कहेंगे? अधोस्तर यहाँ पर कहेंगे। अधोस्तर यहाँ पर कहते हैं हम जिसको, इससे यहाँ आते आते वर्षा के जल में और गति में कमी आ जाती है। गति में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे किस तरीके से नीचे आते आते वर्षा का जल जब भूमि की सतह या फिर तीसरी इस सबसे निचली सतह तक आते आते वर्षा की गति और धीमी हो जाती है। और यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी पत्तियां, घास फूस और जो पेड़ों की जो छोटी छोटी घास है वो एक तरीके से क्या करती है? गद्देदार परत का यहाँ पर निर्माण करती है, जिसके कारण जब वर्षा जमीन पे गिरती है तो यहाँ पर मृदा का अपरदन नहीं होता है।
यानी यहाँ पर मृदा का अपरदन नहीं होता है और पानी यहाँ पर रुक जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि भूमि में पानी रिसने की दर जो है वो बढ़ जाती है। और भूमि में पानी रिसने की दर जब बढ़ जाएगी तो आपका जो भूम जल स्तर है उसका मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये चीज हमने यहाँ पर देखी। इसके बाद में ये जो ये जो डायग्राम आपको फोटो यहाँ दिया है, इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से शहरों में जो स्तर है वो नहीं होता, जिसके कारण क्या होता है, भूमि में मिट्टी का अपरदन अधिक होता है, पानी जो है वो बहकर निकल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, जब पानी बहकर निकल जाता है तो यहाँ जल की जो अंतःस्रवण की दर है वो कम होती है और भूमि का जो जल स्तर है वो कम रहता है। ऊपर से यहाँ पर ये जो वायु प्रदूषण है वो अलग होता है। तो ये यहाँ पर शहरों की स्थिति यहाँ बताई गई है, जिसके कारण जो है बाढ़ आना, सूखा होना, ये कुछ हम इसके नेगेटिव साइड इफेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं। इस चैप्टर में बस इतना ही था। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर पर आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर में हम देखेंगे कि वनों के उत्पादन के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। वनों से हमें अनेक उत्पाद मिलते हैं। वन विभिन्न पादप जंतुओं और सूक्ष्म जीवों से मिलकर एक तंत्र बनाते हैं। वनों की सबसे ऊपरी परत जो है वो शिखर बनाते हैं, जिससे नीचे झाड़ियों द्वारा बनी परत होती है। शाक वनस्पतियां सबसे नीचे की परत बनाती है। वनों में वनस्पतियों की विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों और कीटों को भोजन और आश्रय प्रदान करती है। वन के विभिन्न घटक एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वन वृद्धि करते हैं और परिवर्तित होते रहते तथा उनका पुनर्जनन हो सकता है। वन में मृदा, जल, वायु और सजीवों के बीच परस्पर क्रिया होती रहती है। वन जो है वो मृदा को अपरदन से किस तरीके से बचाते हैं, ये हमने यहाँ पर ऑलरेडी डिटेल से पढ़ा है। मृदा वनों की वृद्धि करने और उनके पुनर्जनन में सहायक होती है। वन्य क्षेत्रों में वास करने वाले समुदाय को वन उनके जीवन के लिए आवश्यक सभी सामग्री उपलब्ध कराते हैं। वन इन समुदाय को जीवन का आधार प्रदान करते हैं। वन जलवायु, जल चक्र और वायु की गुणवत्ता को नियमित करते हैं। तो ये जो था ये हमारा यहाँ पर चैप्टर था। क्वेश्चन आंसर में हम यहाँ पर देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर यहाँ से शुरू होते हैं। कीट, तितलियां, मधुमक्खियां, पक्षी पुष्पीय पादपों को किसमें सहायता प्रदान करते हैं, तो ये जो है ये पुष्पीय पादपों को खिलने में, उन्हें बड़ा होने में यहाँ पर प्रदान करते हैं सहायता। तो ये जो आपका आंसर इसमें आएगा, इसमें हम लिख सकते हैं यहाँ पर वृद्धि में ये सहायक है। किसमें सहायक है, वृद्धि में सहायक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वन किस किस को परिशुद्ध करते हैं, तो वन जो है वो वायु और जल दोनों को परिशुद्ध करते हैं। शाक जो है वो वन में कौन सी परत बनाते हैं, तो शाक वन में नीचे की परत बनाते हैं, सबसे छोटा वाला जो पार्ट होता है सबसे नीचे का। वन में क्षयमान पत्तियां और जंतुओं की लीच जो है वो किसको समृद्ध करती है, वो वहां की मृदा को समृद्ध करती है, क्योंकि वहां उससे ह्यूमस का निर्माण यहाँ पर होता है। तो ये सब चीजें हमने पढ़ी हुई है कि किस तरीके से जल, वन और जो वन्य जीव जंतु है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। निम्न में से कौन सा जो है वो वन उत्पाद नहीं है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो केरोसिन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है वो क्या है, वन उत्पाद नहीं है। कौन सा व्यक्तित्व सही नहीं है, ये यहाँ पर हम देखेंगे। तो वन जो है वो मृदा को अपरदन से बचाते हैं, बिल्कुल सही है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, ये बात गलत है। वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, ये बिल्कुल सही है। वन मृदा जो है वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है, ये बात सही है। तो यहाँ पर ये वाला जो व्यक्तित्व है वो सही नहीं है। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम यहाँ पर लिखिए, तो ह्यूमस का वो निर्माण यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर ये मल्टीपल क्वेश्चंस हमने देखे थे। इसके साथ ही मेरे ख्याल से ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए भारत में कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट वन क्षेत्र है, तो भाई 21% यहाँ पर वन क्षेत्र है। ये बात आप बिल्कुल याद रख लीजिए अगर आप एसएससी का एग्जाम भी साथ में दे रहे हैं तो, कि भारत का 21% जो क्षेत्र है वो वन क्षेत्र है, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही कम यहाँ पर होता जा रहा है।
इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ खत्म है। नेक्स्ट चैप्टर है अपशिष्ट जल की कहानी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।